नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजीव सक्सेना आपके साथ में उपस्थित हूँ। आज चर्चा बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। आज का टॉपिक है हनुमान धाम का जीर्णोद्धार कब और कैसे हुआ। इसके अतिरिक्त हनुमान धाम पर लगी विशाल हनुमान जी की मूर्ति, जिसकी भव्यता, सुंदरता दूर दूर से लोगों को आकर्षित करती है। भारतवर्ष में हनुमान धाम की लगी मूर्तियों में इस मूर्ति को कौन सा स्थान मिला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा वीडियो मेरे छोटे बेटे प्रत्यक्ष, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनके द्वारा शूट किया गया है और एडिट किया गया है। मैंने उनको विशेष रूप से आगाह करा हुआ है कि ये वीडियो मेरी बचपन से आज तक की जुड़ी भावनाएं और हनुमान धाम के प्रति मेरा लगाव इसका प्रतीक है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कतई ना करें, जिससे हनुमान धाम की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य, इसमें कोई भी कृत्रिमता ना झलके। हम जिस गेट से अंदर घुसे हैं, आज से 50 वर्ष पूर्व हनुमान धाम नाम से इसको कोई नहीं जानता था। इसका नाम होता था विश्रात घाट। मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैं 12-13 साल का था। गेट से अंदर घुसते ही ये एक ईंटों का खड़ंजा सीधा सा बना हुआ था। मेरे दाहिनी ओर लगभग 2-3 फुट ऊंचा मिट्टी का ढेला था, जो आगे तक प्लेन पड़ा था। ढेले के उस कोने में कुछ लोग टीन के छप्पर डाल के, कुछ गरीब तबके के लोग, जिसमें नाई बिरादरी, पंडित बिरादरी, जो हनुमान धाम में बच्चों का मुंडन संस्कार से लेके 10वां तक की प्रक्रिया करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, वो लोग रहते थे। इस समय जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, ये हमारे जस्ट पीछे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये महिलाओं के लिए स्नान घाट हुआ करता था। महिलाएं घर से अपने कपड़े ला के धोती थी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को नहलाती थी और ख़ुद भी स्नान यहीं करती थी। मेरे बाईं तरफ उस टाइम एक छोटी सी बिल्डिंग नुमा बनी होती थी, जहाँ साधु सन्यासी लोग रहते थे और अपना हवन, पूजा पाठ इत्यादि करते रहते थे। ये मेरे सामने जो बना है, ये उस टाइम छोटा सा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हुआ करता था। ये बिल्कुल बीहड़ सड़क थी। इस पे आगे चलते हुए आइए हम चल के आपको याद दिलाते हैं। नई उम्र के बच्चे, उनके लिए कल्पना मात्र रहेगी, मगर कम से कम 50 साल और 55 साल की उम्र के मेरे दोस्त, वो मेरी पोस्ट देख के ज़रूर मुस्कुराएंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आज से 50 साल पुरानी चीज़ें वो आपके साथ ताज़ा कर रहा हूँ। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पीपल का पेड़, जब से मैं याद कर रहा हूँ, लगभग 100 साल पुराना हो गया है, बहुत बड़ा। ये मेरे आगे गोल पकड़ियाँ कहलाती थी। तैरने वाले बच्चे जवान यहाँ से डाइव लगाते थे और सीधे गोता लगा के उस किनारे निकलते थे। सामने का इलाका सिर्फ एक बीहड़ टापू था, उसके अलावा कुछ नहीं बना था। मेरे दाहिने हाथ पे दूर तक अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही एक पनिया मस्जिद बनी हुआ करती थी। पुराने लोग, अगर बुजुर्ग हैं, उनको याद आता होगा। पनिया मस्जिद पे धोबी बिरादरी के लोग अपने गधों पे कपड़े लाद के लाते थे और अपने कपड़े धोना, उन पत्थरों पटक पटक के, वो कार्य हुआ करता था। मेरे बाएं हाथ पे ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये पुरुषों का स्नान घाट हुआ करता था। दूर दूर से पुरुष जितने थे अपने कपड़े ला के यहाँ धोते थे, यहाँ से ही स्नान करते थे। और मेरी बाईं तरफ चलते हैं,
तो ये हनुमान धाम का अखाड़ा हुआ करता था, उसके साथ ही पीछे व्यायामशाला हुआ करती थी। कुछ पहलवान लोग यहीं व्यायामशाला में रुकते थे और अपना जीवन यापन करते थे। दिन भर कसरत कुश्ती का माहौल रहता था। ये सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, उस टाइम यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। एक छोटा सा गुम्बद टाइप का बना था, जहाँ बच्चे का मुंडन संस्कार से लेके 10वें में बाल उतारने तक की प्रक्रिया करी जाती थी। आइए आपको इसी क्रम में आगे ले आते हैं। जिधर तक मेरी ये उंगली जा रही है, ये सीधे सिर्फ एक बीहड़ टापू टाइप का था, जहाँ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और रेतीला जमीन थी। हमारे भैंस पालन, गाय भैंस पालन करने वाले, दूध बेचने वाले लोग अपनी अपनी भैंसों को उस गेट से, जो आजकल हनुमान धाम का वो गेट कहलाता है जो हमारे हथौड़े चौराहे की तरफ निकलता है, उस गेट की तरफ से अपने गाय भैंस ला के यहाँ नदी में ही स्नान करने के लिए छोड़ देते थे और अपने आप बैठ के इंतजार करते थे। उस टाइम की टेक्निक भी बच्चों को नहलाने की बड़ी अजीब हुआ करती थी। आप सोच के हंसोगे, 7-8 महीने का बच्चा आज के दौर में उसे बाथ टब में नहलाया जाता है, जॉनसन टीयर फ्री शैम्पू लगा के। पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। 7-8 महीने का बच्चा माता या पिता सीधे सीधे ले आते थे, गोदी में कपड़े उतारे, सीढ़ियों पर बैठे, गुड़ुप नाक मुंह बंद करा और उठा लिया। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई फर्क नहीं। कपड़े धोने वाला साबुन है या लाइफ बॉय साबुन है, उसके साबुन लगाया, दोबारा वो फिर मुंह बंद किया, नाक बंद करी, गुड़ुप 2-3 डुबकी लगाए, बच्चा नहा के तैयार। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये, उस टाइम के बच्चे जो यहाँ नहा के 5-6-7 साल की उम्र में वो एक अच्छे तैराक बन जाते थे, क्योंकि वो अपने माँ बाप को बाद में पहचानते थे, पहले यहाँ के पानी को पहचानने लगते थे। मैं नहीं कह सकता कि हनुमान धाम पर रहने वाले कितने बच्चे IAS PCS बन गए हों, मगर एक कुशल तैराक जरूर बने। एक अपनेपन का भाव रहता था। मैंने आज तक कभी नहीं सुना 50 साल 52 साल की अपनी याद में कि हनुमान धाम में कोई भी बच्चा यहाँ डूबा हो। क्यों, एक बार भी अगर बच्चे के चीखने की आवाज़ आई, बच्चों ने की है बच्चा डूब रहा है, तो जितने उधर साधु सन्यासी रहते थे, इधर अखाड़े के पहलवान रहते थे, उधर जो अहीर लोग अपनी गाय भैंस लाते थे, तुरंत छलांग लगा के पानी में उतर जाते थे और सीधे बच्चे को रेस्क्यू करते थे। आइए अब आज के मुख्य टॉपिक पर ले चलते हैं। हनुमान धाम का जीर्णोद्धार, जिसका नाम पहले विश्रात घाट था, और जो मैंने आपको यहाँ का 50 साल पुराना विवरण सुनाया है, उसका जीर्णोद्धार कब और कैसे हुआ। ये सामने जो विशाल हनुमान जी की प्रतिमा दिख रही है, ये किसका प्रयास है, ये एक लंबा डिस्कशन है। हम मेन मुद्दे पे बाद में आएंगे। हमारा मेन मुद्दा है कि आज हमारा जो गौरव हमें सामने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दिख रही है, जिसकी ऊंचाई हनुमान जी के चरणों से लेकर ऊपर मुकुट तक 104 फुट है। इसमें बेस प्लेटफॉर्म को नहीं जोड़ा गया है। इस विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? क्या इससे लंबी प्रतिमाएं भारतवर्ष में मौजूद हैं? चर्चा इस पे करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अपनी 50 साल पुरानी स्मृति को ताज़ा करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सामने दूर जो पीपल का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, एक पतली सी कच्ची रास्ता जाती थी वहाँ। उस स्थान को पंचवटी बोला जाता था। वहाँ शिव जी की एक मूर्ति लगी थी
और एक साधु महात्मा कोई थे, उन्होंने वहाँ पे समाधि ली थी। तो वो भी बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता था। लोग वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाते थे, पूजा करते थे, अपनी मन्नत मांगते थे। हर चीज का जीर्णोद्धार का एक समय होता है। एक निश्चित समय आया, एक विभूति सामने आई जिन्होंने ठेका लिया इस बात का कि मैं इस विश्रांत घाट को बिल्कुल बदल के इसको एक रमणीक पर्यटक स्थल और पूजनीय स्थल बना दूंगा। वो और कोई नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, जो पिछले एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर रह के विभिन्न विभागों को संभाल रहे हैं। विभाग कोई भी हो, मगर शाहजहाँपुर ही उनका जन्मस्थली है। शाहजहाँपुर से उनको एक अलग लगाव रहा है। शाहजहाँपुर की जनता के लिए कब वो क्या कर जाएंगे, उनके दिमाग में क्या विचार चल रही है, उसे कोई नहीं समझ सकता है। उन्होंने ये सब पूरा प्लान करा। ये आज जो आप भव्यता देख रहे हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति दे रहे हैं, इसका सारा श्रेय सिर्फ हमारे माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी मंत्री जी को जाता है। आगे भी आज ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार है, मगर आगे भी उनके दिमाग में इसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लान चल रहे हैं, ये उनके अलावा कोई नहीं बता सकता है। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में एक आया है, आई एम नॉट श्योर कि वो जानकारी सही है गलत है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को और ज़्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए, हमारे सिटी पार्क से एक रोपवे केबिन चलाना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में आगे शामिल है। शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है और शीघ्र ही जब संभव होगा हम सब को उस सुविधा का लाभ भी मिलेगा। हालांकि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, मगर मेरा अनुमान है कि ऐसा कुछ चल रहा है। खन्ना जी अपने आगे की प्लानिंग क्या है इसके बारे में वो बहुत अंतर्मुखी हैं, काम करके देते हैं शाहजहाँपुर की जनता के उद्धार के लिए, शाहजहाँपुर जनता की भलाई के लिए, मगर कभी पहले से चीज़ों को डिक्लेयर नहीं करते हैं। ये उनकी एक कैरेक्टर की क्वालिटी है।
जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही यहाँ स्थित व्यायामशाला और अखाड़े के बारे में बताया था, ये अखाड़े की मिट्टी आज भी सदियों पुरानी याद को ताज़ा कर रही है। यूँ तो अब कुश्तियाँ गद्दों पे होने लगी हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, मगर इस मिट्टी में कुश्ती लड़ने का अपना अलग ही मज़ा हुआ करता था। मुझे याद आता है बचपन में कभी मैं भी इसका एक हिस्सा रहा हूँ। मेरा अंदाज है कि कुंटलों हल्दी पीसकर इस मिट्टी में मिलाई जा चुकी होगी। इसके अलावा जो हमारे गुरु लोग होते हैं जाने कौन कौन सी जड़ी बूटी पीस के ये मिट्टी इतनी मजबूत हो जाती थी, इतनी एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक हो जाती थी, बड़ी से बड़ी चोटों को इस मिट्टी के लेप से ही इसको सही कर दिया जाता था। अभी शायद संभवतः कोई कुश्ती हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा। कभी हम भी यहाँ कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती लड़ने के दौरान अक्सर कमज़ोर पहलवान का किसी का कंधा उतर जाता था, किसी घुटना उतर जाता था, किसी की मोच चली जाती थी। मगर यहाँ के जो सीनियर पहलवान होते थे वो एक गार्जियन तरह रहते थे। वो तुरंत कंधे को सेट कर देना अपने आप, ना किसी आर्थोपेडिक की ज़रूरत, ना एक्सरे की ज़रूरत, घुटने को सेट कर देना, कमर की हड्डियों को सेट कर देना और वही देसी लेप आमा हल्दी चोट सज्जी को लगाकर विश्राम करते थे। 2-3 दिन में बंदा फिर यहाँ आकर कुश्ती लड़ने को तैयार हो जाता था। हर जूनियर पहलवान को सबसे पहले उसकी ड्यूटी लगती थी दंड बैठक लगाने के साथ साथ अखाड़े की गुड़ाई करना। ये अपने आप में बहुत मेहनती काम था। एक जूनियर पहलवान सिर्फ अखाड़े की गुड़ाई करने में पसीना पसीना हो जाता है। ये छोटी मोटी वर्जिश नहीं है, मगर सीनियर पहलवान ये उसकी मेहनत, उसका स्टैमिना बढ़ाने के लिए ये जूनियर्स को ही ड्यूटी देते हैं, चलो गुड़ाई करो। मैंने भी बहुत बार इस अखाड़े की गुड़ाई करी है। अब तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो इस मिट्टी को दूर से ही हम प्रणाम कर सकते हैं, हनुमान जी प्रणाम कर सकते हैं। पहले अखाड़े की मिट्टी हनुमान जी को चढ़ाते हैं, अपने शरीर पर मलते हैं। ये सब वर्जिश करे हुए बच्चे हैं जो दंड बैठक और क्या क्या एक्सरसाइज करके आ रहे हैं। आज भी इनकी पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा इस मिट्टी और इस अखाड़े में है। सब छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। हम तो बुढ़े हो गए हैं। बहुत आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए, कुछ हम शूट कर रहे हैं, आप बच्चों को देख के अपनी पुरानी यादें ताज़ी कर रहे हैं। कुणाल यादव हैं अखाड़े में तैयार। दूसरा इनके साथ कौन आ रहा जोर करने के लिए? मोनू। जितिन श्रीवास्तव, आप लोग बहुत पुरानी परंपरा कायम रखे हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मगर वहाँ तो गद्दे पे लड़ना पड़ेगा। मैट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छा। विश यू ऑल द बेस्ट। हनुमान जी आपको सफलता दें। यही अपनापन देखने को मिलता है कि सीनियर पहलवान पूरी लगन, पूरे समर्पण के साथ अपने जूनियर पहलवान को तैयार करते हैं और जब ये सफल होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी इनके गुरु को ही होगी। वेरी गुड। जमीन पे लेटा हुआ है और ऊपर वाला पहलवान स्थित कर रहा होता है। एक वो भी एक डेमो दिखाई है पगली। ये
दो भी पार्ट हो गया। निकाल। अच्छा, मुझे याद आ रहा है हम लोग इसमें, हमारे गुरुजी लोग होते थे, पीस के हल्दी मिलवाते थे और गुड़ाई होती थी। हल्दी के साथ और कोई जड़ी बूटी मिलती है? हाँ, मुझे याद है, बहुत गुड़ाई करी मैंने भी। हल्दी, चंदन पाउडर, मतलब मट्ठा, मतलब ये मट्टी अपने आप में सारी दवाई है। ताकत है, हर जगह दंगल में जीत मिलती है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, इसे लेके जाते हैं हर जगह। बहुत खुशी हुई, मेरी बचपन और जवानी की यादें ताजा हो गई आप लोगों को देखकर। स्टेट मुजफ्फरनगर नेशनल टर्फ क्वालिफाई। अच्छा, आप क्वालिफाइड है, बहुत गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बजरंगबली बाबा आपको सफलता प्रदान करें, आप सबको मेरा आशीर्वाद। नमस्कार। कितनी उम्र है आपकी? 34। मैं 63 साल का हो गया हूँ। बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा मैं अपने बचपन में लौट आया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोग सब तरक्की करें। थैंक यू।
हमारे सामने जो विशाल हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, इतनी भव्य मूर्ति, एक जिज्ञासा हमेशा दिमाग में रहती है, इतनी भव्य मूर्ति क्या ये भारतवर्ष की नंबर 1 पर आने वाली ऊंची मूर्ति है या इससे ज्यादा ऊंची मूर्ति भारतवर्ष में उपलब्ध है? यहां पर मैं हनुमान जी के चरणों से लेकर उनके मुकुट तक की लंबाई के बारे में डिस्कस करूंगा। आगे जितनी भी मूर्तियों का डिस्कशन होगा वो सिर्फ हनुमान जी के चरणों से लेके उसकी मूर्ति के बारे में होगा, किसी बेस प्लेटफॉर्म का उसमें काउंटर नहीं किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार हमारे सामने बजरंगबली की मूर्ति जो लगी है, इसकी प्लेटफॉर्म को छोड़कर इसकी ऊंचाई 104 फीट है। क्या इससे ज्यादा ऊंची मूर्ति भारतवर्ष में कहीं उपलब्ध है? आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे कि इससे ऊंची 104 फुट से ज्यादा मूर्ति भारतवर्ष में कहाँ है, कहाँ स्थित है। मैं नहीं जानता कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पूर्णतः सत्य है या इसमें भी कुछ त्रुटि है। कृपया इसी मेरी पोस्ट का एंजॉय करें। मैं किसी भी वाद विवाद के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, तो संभवतः शायद इसका 8वां स्थान है भारतवर्ष के अंदर। आइए अब 7वें स्थान की बात करते हैं। हनुमान जी की मूर्ति का 7वां स्थान किस मूर्ति को प्राप्त हुआ है? वो है महाराष्ट्र के नांदुरा में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 105 फुट है, चरणों से लेके उनके मुकुट तक की ऊंचाई। ठीक इसी श्रृंखला में हनुमान जी की प्रतिमा जिसको 6वां स्थान प्राप्त है, वो है दिल्ली में स्थित संकट मोचन मंदिर, जहां हनुमान जी की प्रतिमा की लंबाई 108 फुट है। 5वें स्थान पे शिमला में झाकू इस जगह पर स्थित हनुमान जी की प्रतिमा है, जिसको 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और उसकी ऊंचाई है 108 फुट। 4थे स्थान पर आती है उड़ीसा में स्थित हनुमान जी की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 109 फुट है। 3रे स्थान पर आती है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के नजदीक स्थित हनुमान जी की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 135 फीट है। 2रे स्थान पर आती है कर्नाटक स्थित बीडानागरे हनुमान स्टैचू, जिसकी ऊंचाई 161 फीट है। अब बचा भारतवर्ष में पहला स्थान किस मूर्ति को प्राप्त होगा? पहले स्थान पर जो मूर्ति स्थित है वो है मंडप्पम। तमिलनाडु में रामेश्वरम जाने के लिए रेलवे आखिरी स्टेशन है मंडप्पम। उससे आगे 35 किलोमीटर की जर्नी हमको समुद्र के ऊपर बने पुल से बाई रोड, टैक्सी, कार या बस द्वारा ही करनी पड़ती है। तो अब वर्तमान में मंडप्पम रामेश्वरम धाम जाने के लिए एक आखिरी ट्रेन का स्टॉपेज है। उस मंडप्पम स्टेशन पर रेलवे स्टेशन से 4-5 किलोमीटर दूर भारतवर्ष की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा जो स्थित है, उसकी ऊंचाई है 176 फुट। आशा है मैंने जो आपको जानकारी दी है, जिनको मालूम था ये बात उनका भी धन्यवाद, जिनको नहीं मालूम है वो इस पोस्ट का एंजॉय करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय बजरंगबली बाबा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले समय में मेरे नए वीडियो से आपको रूबरू करा सकूं, जिसमें भारतवर्ष के गर्भ में छुपे अनेक मंदिरों से आपका परिचय
और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।